लखनऊ, यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, नाम महमूदाबाद। और ये जगह इन दिनों खासी चर्चा में है। यहाँ के राज परिवार ने अपनी लगभग 420 करोड़ रुपए की संपत्ति यूपी सरकार के हाथों गंवा दी है। जी हाँ, 27 दिसंबर को एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। कोर्ट ने महमूदाबाद के राजा की यूपी के सीतापुर, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी में मौजूद 422 हेक्टेयर जमीन को सरकार द्वारा सील करने का आदेश दिया। इस पूरी संपत्ति की कीमत का ब्यौरा हम पहले ही बता चुके हैं, 420 करोड़ रुपए। आदेश तो हो गया, लेकिन इस फैसले और मामले की संवैधानिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। ये केस तो चल रहा था साल 2007 से, लेकिन पूरी कहानी जानने के लिए कुछ दशक पीछे चलना पड़ेगा। थोड़ा इतिहास जानना होगा, थोड़ी कहानी समझनी होगी और एक नाम याद रखना होगा, मोहम्मद आमिर मोहम्मद खां, जिन्हें राजा महमूदाबाद कहकर पुकारा जाता है। कहानी कुछ यूं कि साल 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान प्रकाश में आया। इस साल महमूदाबाद के तत्कालीन राजा और आमिर मोहम्मद खां के पिता मोहम्मद आमिर अहमद खां इराक चले गए। 10 साल बाद यानी 1957 में वो पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान के नागरिक बन गए। लेकिन उनके बेटे आमिर मोहम्मद खां पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में ही रहे, भारतीय नागरिक ही बने रहे। फिर आया साल 1965, भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ और इसके 3 साल पहले 62 में चीन के साथ हुए युद्ध में एक टर्म आया, शत्रु संपत्ति। मतलब भारत की सीमा में मौजूद वो संपत्ति जो देश के दुश्मनों की है। 65 के पाकिस्तान वॉर के बाद भारत सरकार ने नजर बनाई पाकिस्तान में मौजूद लोगों की उस संपत्ति पर जो भारत में रह गई। केंद्र सरकार ने कहा कि शत्रु संपत्ति पर देश की सरकार का कब्जा होगा और महमूदाबाद के राज परिवार की संपत्ति भी इसमें आ गई। महमूदाबाद के किले को छोड़कर किसी भी संपत्ति को सील नहीं किया गया। इनसे मिलने वाला किराया कस्टेडियन वसूलने लगा। किले के एक छोटे से हिस्से में राजा का भी परिवार रहता था। 1966 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, किले को पूरी तरह खोल दिया गया। कस्टोडियन ने राजा महमूदाबाद के भाई को उसकी देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। अखबार मिंट से बातचीत में मौजूदा राजा आमिर मोहम्मद खां बताते हैं, जब 1965 में सरकार ने हमारी जमीन ले ली थी, उस समय मैं कैम्ब्रिज में था। उस समय सूचना को यहाँ से वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगता था और जब यहाँ पर सब कुछ हो गया उसके 1 हफ्ते बाद मुझे सूचना मिली थी। कुछ समय तक पूरी संपत्ति केंद्र सरकार के पास रही। साल आया 1973, तत्कालीन राजा आमिर अहमद खां की मौत हो गई। 1 साल बाद यानी 1974 में उनके बेटे आमिर मोहम्मद खां भारत आए, सामान्य ज्ञान के हिसाब से राजवंश के इकलौते और कानूनी वंशज। लेकिन भारत आने पर उन्हें भारतीय नहीं समझा गया। उस समय नए नवेले राजा आमिर मोहम्मद खां तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिले। खबरें बताती हैं कि मोरारजी देसाई से आश्वासन मिला कि वो उनका केस देखेंगे। बात नहीं बनी तो आमिर मोहम्मद खां इंदिरा गांधी से भी मिले। केंद्रीय कैबिनेट में यह मुद्दा उठा। 1980 के आखिर में आमिर मोहम्मद खां को बताया गया कि उनकी संपत्ति उनको वापस की जाएगी, लेकिन मूल संपत्ति का महज 25%। लेकिन अभी भी एक पेच फंसा हुआ था। आमिर मोहम्मद खां को प्रूफ देना था कि वो ही कानूनी वारिस हैं। बताते हैं कि लखनऊ की जिला अदालत ने 1986 में निर्णय दिया और आमिर मोहम्मद खां अपने पिता के कानूनी वारिस साबित हो गए। लेकिन मामला सिर्फ 25% प्रॉपर्टी का नहीं था। आमिर मोहम्मद खां को अपनी पूरी संपत्ति को शत्रु संपत्ति के लेबल से मुक्त कराना था। इस बीच आमिर मोहम्मद खां 2 बार कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश के सीतापुर की महमूदाबाद सीट से विधायक भी चुने गए, फिर भी संपत्ति नहीं पा सके। साल आया 1997, महमूदाबाद के राजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कैबिनेट के निर्णय को चुनौती दी। साल 2001 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजा आमिर मोहम्मद खां के पक्ष में फैसला दिया। साथ ही केंद्र सरकार को आदेश दिया कि राजा महमूदाबाद की पूरी संपत्ति उन्हें लौटा दी जाए। साल 2002 में केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में बेहद बहस तलब फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राजा आमिर मोहम्मद खां भारत के नागरिक हैं और राजा की सारी संपत्ति उन्हें सौंप देनी चाहिए। राज परिवार की तरफ से इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ चुके वकील नीरज गुप्ता बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस समय केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केंद्र सरकार की कार्रवाई की वजह से भारत के एक नागरिक को कष्ट पहुंचा है। नीरज गुप्ता आगे बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने राज परिवार को कुछ ही जमीनें लौटाई। कुछ जमीन केंद्र सरकार के पास रह गई। इसे लेकर राजा महमूदाबाद ने केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना का केस किया।
जिसके बाद बची कुची जमीन को केंद्र सरकार ने राजा महमूदाबाद को वापस कर दिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए एक और सामान्य ज्ञान का टर्म जानिए, सीलिंग एक्ट, जिसे देश का सबसे बड़ा सुधार कानून कहा जाता है। देश में जमींदारी उन्मूलन कानून के बाद साल 1961 में देश में सीलिंग एक्ट लागू किया गया। इस कानून के तहत देश के किसी भी परिवार को 15 एकड़ से अधिक सिंचाई योग्य भूमि रखने का अधिकार नहीं है। अगर जमीन असिंचित है तो ये दायरा 18 एकड़ तक बढ़ सकता है। इससे ज्यादा जमीन का राज्य सरकारें अधिग्रहण कर सकती हैं। और खबरें बताती हैं कि महमूदाबाद परिवार के पास यूपी के सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, महमूदाबाद और लखीमपुर खीरी, उत्तराखंड के कुछ जिलों और साथ में विदेशों में राज परिवार की संपत्ति है। सैकड़ों एकड़ कई सौ करोड़ों में कीमत आंकी गई। साल आया 2007, यूपी सरकार ने सीलिंग एक्ट के तहत नोटिस जारी किया। कहा कि आपके पास 18 एकड़ से बहुत ज्यादा भूमि है, बाकी जमीन का राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी। नीरज गुप्ता बताते हैं, हमने इसके खिलाफ सीतापुर में आपत्ति फाइल की। आपत्ति में हमने कहा कि प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा वक्फ में है। हमने एक एक वक्फ का पूरा ब्यौरा दिया, बताया कि जमीनों पर हमारा कब्जा नहीं है, जमीनों पर सामुदायिक काम होते हैं, किसी जमीन पर शमशान है, कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, हर जगह का उपयोग जनता कर रही है। नीरज गुप्ता बताते हैं कि सीतापुर प्रशासन का पक्षपाती रवैया देखकर हमने केस को एडीएम लखनऊ में शिफ्ट करने की दरखास्त लगाई, जो मंजूर हो गई। लखनऊ में सीलिंग पर कुछ दिनों तक बहस के बाद आया साल 2010। इस साल 5 दशक पुराने शत्रु संपत्ति कानून में हुए बदलाव ने महमूदाबाद राज परिवार से पूरी संपत्ति फिर से केंद्र सरकार के पास लाकर रख दी। केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए संशोधन के मुताबिक भले ही भारत के नागरिक को शत्रु संपत्ति विरासत में ही क्यों ना मिली हो, ऐसी प्रॉपर्टी पर सरकार का कस्टोडियन रहेगा और वही मालिक रहेगा। और क्या नियम थे? भारतीय नागरिक शत्रु संपत्ति विरासत में किसी को दे नहीं सकते। अब तक जितनी भी ऐसी संपत्तियां बेची जा चुकी हैं उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। दीवानी अदालतों को ज्यादातर मामलों में शत्रु संपत्ति से जुड़े मुकदमों पर सुनवाई का हक नहीं होगा। मामले की सुनवाई सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। ये सिर पर पहाड़ टूटने जैसा था। सारी जमीन फिर से केंद्र सरकार के पास चली गई थी। मिंट से बातचीत में महमूदाबाद के राजा आमिर मोहम्मद खान ने कहा, हमने बैंक से उधार लिया था, अपना पैसा लगा दिया था, वक्फ की जमीन पर विकास किया था और 2010 में एक सुबह हमने सुना कि सरकार द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश ने शत्रु संपत्ति में परिवर्तन कर दिया। यहीं पर सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया था। भारत सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे तमाम केसेस का भट्टा बिठा देगा, एक नजीर बन जाएगा, जिसकी वजह से सरकार को ऐसी बहुत सी संपत्तियों से हाथ धोना पड़ जाएगा। बाद में मार्च 2017 में इस कानून में एक और संशोधन करके इसे 1968 से लागू कर दिया गया था। तो 2010 में महमूदाबाद राज परिवार ने 2 काम किए। पहला काम ये किया कि एडीएम लखनऊ की कोर्ट में चल रहे मुकदमे में उन्होंने ये तथ्य नत्थी कर दिया कि नए कानूनी संशोधन के मुताबिक जमीन अब केंद्र सरकार के पास चली गई है। और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अपने केस का हवाला देते हुए उन्होंने नए संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट वाला मामला अभी तक पेंडिंग है। और ये जो पूरी राम कहानी है वो एडीएम लखनऊ से जुड़े मुद्दे पर है। वकील नीरज गुप्ता बताते हैं, 2010 के संशोधन के आधार पर एडीएम कोर्ट ने सीतापुर के डीएम को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा। वो जवाब दाखिल हुआ 10 साल बाद, नवंबर 2020 में, और 1 महीने में बिना किसी पक्ष को सुने कोर्ट ने 420 हेक्टेयर की जमीन की सीलिंग करने का आदेश दे दिया। जानते हैं कहां कितनी संपत्ति है? सीतापुर 182 गांव में लगभग 400 हेक्टेयर जमीन, कीमत लगभग 388 करोड़ रुपए। लखीमपुर खीरी 31 गांव में लगभग 11 हेक्टेयर जमीन, कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए। बाराबंकी 20 गांव में लगभग 23 हेक्टेयर जमीन, कीमत लगभग 23 करोड़ रुपए। वकील नीरज गुप्ता बताते हैं, ये फैसला किसी तरह से सही नहीं है क्योंकि इसी मसले पर हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब अगर जमीन हमारी है तो उस पर सीलिंग एक्ट लागू होगा या शत्रु संपत्ति कानून, और अगर केंद्र सरकार की है तो उसका अधिग्रहण राज्य सरकार कैसे कर सकती है। तो यही है कहानी, यही है सारे पेच।